हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 30 अक्टूबर 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि हमारी जो सी सेट लाइव क्लासेस का बैच है वो ऑलरेडी रनिंग बैच है। अभी उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों ने टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं, 2-3 टॉपिक्स कवर किए हैं और बाकी बेसिक्स कवर किया हुआ है। तो अगर आप में से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं अभी भी इस बैच को ज्वाइन करने में तो कर सकते हैं। 999 में आपको ये बैच मिल जाएगा और इसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलता है। उसके थ्रू जाके आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं और अगर एनरोल करना चाहें तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ 31 अक्टूबर यानी कि कल तक इसमें एनरोलमेंट लिया जाएगा, उसके बाद एनरोलमेंट बंद कर दिया जाएगा। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट कोई क्वेरी है तो यहाँ पर ये नंबर दिया गया है 9150449990। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपके जो भी डाउट्स जो भी क्वेरीज हैं उनको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। और बाकी आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको अगर किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करें सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट ये रहेगा कि आप लोगों को इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि सेशंस जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के क्या क्या आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। इसमें जो फ्रंट पेज पर बात की गई है वो यही है कि गवर्नमेंट रोल्स आउट हेल्थ कवर फॉर ऑल एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव एंड 6 करोड़ टू बेनिफिट। आपको याद होगा हमने कुछ समय पहले ही इसके बारे में बात की थी, ठीक है ना, कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, इसको 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, है ना। तो ये उस समय रोल आउट नहीं हुई थी ऑफिशियली, बट इसके बारे में सब कुछ हम जानते हैं, हम लोगों ने डिटेल में इसके बारे में कवर किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसको प्रीवियस लेक्चर से जाके कवर कर सकते हैं, ये ऑलरेडी कवर किया हुआ पार्ट है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। बीच के पेज में एक न्यूज़ है, देन एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, पेज नंबर 14 में वो न्यूज़ है। यहाँ पर कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है, ये है देखो। ये आर्टिकल बात कर रहा है कि हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सेसिव हीट राइजिंग इन इंडिया। ठीक है, कि भारत में जो एक्सेसिव हीट की वजह से जो हेल्थ रिस्क है, जो स्वास्थ्य को खतरे हैं, वो बढ़ रहे हैं, ऐसा लांसेट की एक रिपोर्ट में कहा गया है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देन इसके बाद आगे बढ़ें तो एक्सप्लेन पेज की में हम लोग आएँ तो यहाँ पर एक आर्टिकल तो बेसिकली वही है जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, है ना, सेंसस को लेकर, कि सेंसस होगा तो उसके बाद फिर आगे जाके डिलिमिटेशन होगा, विमेन का जो कोटा है वो लागू होगा, तो उसको लेकर ही यहाँ पर बात की गई है, डिलिमिटेशन और विमेंस कोटा को लेकर। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद एक आर्टिकल है धन्वंतरीज रेलिवेंस टू धनतेरस एंड आयुर्वेदा डे। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड धन्वंतरी हैं इनके बारे में बात होगी यहाँ पर। और इसके बाद एक आर्टिकल यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज दैट इज़राइल हैज़ बैंड। ठीक है, कि ऐसी कौन सी यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ के लिए जिसको इसराइल ने बैन कर दिया है। तो बेसिकली ये हमारे आज के 4 आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे। तो लेट्स लुक एट देम वन बाय वन। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए आप लोग अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो होनी चाहिए, मस्ट हैव टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि जनरल स्टडी सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ पर मिल रहा है, करंट अफेयर्स मिल रहा है जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का, और सी सेट के आपको यहाँ पर टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ रहेगा। ओनली अवेलेबल एट 849 रुपीज़। तो 91 टेस्ट हैं टोटल। तो अगर आप में से
कोई भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं एनरोल करने में तो प्लीज़ ज़रूर करें। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो वो आपको ओनली एट 699 में मिल जाएगी। ठीक है, ओनली एट 699, जिसमें सिर्फ जनरल स्टडीज़ सब्जेक्ट वाइज और करंट अफेयर्स मिल जाएगा 16 महीने का। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा 449 में। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स के टेस्ट लेना चाहते हैं तो जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक का जो करंट अफेयर्स है, यानी कि 16 महीने का करंट अफेयर्स आपको टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में मिल जाता है यहाँ पर ओनली एट 299 रुपीज़ में। और अगर आप सी सेट के 10 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं ये चाहते हैं टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में तो ये आपको ओनली एट 249 में मिल जाता है। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं ये हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट या कोई क्वेरी होती है, किसी तरीके का आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो यहाँ पर जो ये नंबर दिया गया है 9150449990 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से आपको आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हेल्थ रिस्क फ्रॉम एक्सेसिव हीट राइजिंग इन इंडिया। तो लांसेट की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इसमें लिखा है कि टारगेट इंटरवेंशंस फॉर वल्नरेबल पॉपुलेशन, कि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है यानी कि ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी जो ज़्यादा खतरे में है, उसके लिए टारगेटेड इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। और चेंज इन वर्किंग आवर्स पर्टिकुलरली फॉर दोज वर्किंग आउटडोर्स, जो लोग बाहर काम करते हैं, आउटडोर्स में काम करते हैं, उनके लिए वर्किंग आवर्स में बदलाव करना, ये कुछ ऐसे एसेंशियल मेजर्स हैं, कुछ ऐसे ज़रूरी कदम हैं दैट इंडिया नीड्स टू टेक, जो भारत को लेने की ज़रूरत है टू अरेस्ट द इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ हीट रिलेटेड हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑन इट पीपल। कि हीट रिलेटेड यानी कि हीट की वजह से जो भारत के लोगों के ऊपर, उनके सेहत के ऊपर जो असर पड़ रहा है, उसके जो खतरा बढ़ रहा है, उसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो इस तरीके के कुछ कदम हमें उठाने होंगे। ठीक है, ऐसा ये नई जो लांसेट की रिपोर्ट है ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, उसमें ये बात सामने आई है। ये रिपोर्ट एक एनुअल पब्लिकेशन है जो ट्रैक करता है क्लाइमेट का इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, क्लाइमेट का इम्पैक्ट ट्रैक कर रहा है ऑन ह्यूमन हेल्थ एट द ग्लोबल लेवल। इसने ये कहा है कि हेल्थ थ्रेटनिंग टेम्परेचर्स आर गेटिंग इंक्रीजिंगली प्रोलॉन्ग्ड इन इंडिया। ठीक है, कि भारत में ऐसे टेम्परेचर्स, हेल्थ थ्रेटनिंग टेम्परेचर्स मतलब सेहत को खतरा या नुकसान पहुंचाने वाले टेम्परेचर जो हैं वो भारत में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। 2023 की अगर हम बात करें तो एवरी पर्सन इन द कंट्री वॉज एक्सपोज्ड टू एटलीस्ट 2400 आवर्स ऑफ हीट, है ना। हर जो व्यक्ति है, एवरी पर्सन, 2023 में भारत में हर व्यक्ति जो है वो कम से कम 2400 आवर्स ऑफ हीट में एक्सपोज रहा है। और 2400 आवर्स का मतलब कितना हो गया? इक्विवेलेंट टू 100 डेज। ठीक है, इक्विवेलेंट टू 100 डेज। एंड दैट कुड हैव रिजल्टेड इन मॉडरेट टू सीरियस हीट रिलेटेड डिजीजेस, और इसकी वजह से मॉडरेट टू सीरियस हीट रिलेटेड डिजीजेस हो सकती है। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स एंड सेक्टर स्पेसिफिक कूलिंग प्लान्स इंक्लूडिंग रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स कैन रिड्यूस हीट एक्सपोजर एंड प्रिवेंट हेल्थ इम्पैक्ट्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, सेक्टर स्पेसिफिक कूलिंग प्लान्स होने चाहिए अलग अलग सेक्टर के हिसाब से, जिसमें एक इन्होंने ये भी बताया है कि रिवाइज्ड वर्किंग आवर्स, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आउटडोर वर्क करते हैं उनके लिए। इससे क्या हो सकता है कि हीट एक्सपोजर रिड्यूस हो सकता है और हेल्थ इम्पैक्ट्स भी प्रिवेंट किया जा सकता है। देयर इज़ ऑल्सो एन अर्जेंट नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेक्टर वाइड अडेप्टेशन। इस बात की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि सेक्टर वाइड अडेप्टेशन के लिए, मतलब पूरे के पूरे सेक्टर में चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो। भारत में इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट्स फ्रॉम राइजिंग इंस्टेंसेस ऑफ फ्लडिंग, ठीक है, हेल्थ इम्पैक्ट्स, पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट्स फ्रॉम राइजिंग इम्पैक्ट्स इंस्टेंसेस ऑफ फ्लडिंग, की जो यहाँ पर फ्लडिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, ठीक है, भारत में जो बाढ़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस से जो वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है, या एयर पोल्यूशन का जो लेवल बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से भी पोटेंशियल हेल्थ इम्पैक्ट जो है उसके बारे में इस रिपोर्ट में बात की गई है। एंड ऑल ऑफ विच आर गेटिंग एक्सेजर्बेटेड बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। और ये सारी चीज़ें, चाहे वो फ्लडिंग हो
या इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से खतरे हो, वल्नरेबिलिटी हो, या हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन हो, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा रिस्क इस रिपोर्ट में कहा गया है इज़ फ्रॉम द हीट बिकॉज ऑफ विच अबाउट 181 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स वर लॉस्ट लास्ट ईयर। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो है वो हीट है, गर्मी है, जिसकी वजह से लगभग 181 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स जो हैं वो पिछले साल लॉस हुए थे। और 1991 से लेकर 1999 के बीच का अगर एनुअल एवरेज की बात करें तो उसके कंपैरिजन में ये 50% ज़्यादा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अबाउट 38% ऑफ 1.6 मिलियन डेथ्स दैट वर एट्रीब्यूटेबल टू एयर पॉल्यूशन इन 2021 कुड बी ब्लेम्ड ऑन हाई यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि 2021 में एयर पॉल्यूशन की मतलब टोटल जो 1.6 मिलियन डेथ्स हुई हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से, उसमें से 38% डेथ्स जो हैं वो हाई यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से हुई हैं। इट नोट्स द राइजिंग शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियाज एनर्जी मिक्स बट सेज मोर नीड्स टू बी डन। यानी कि उसमें इस रिपोर्ट में इस बात को एक्नॉलेज किया गया है कि हालांकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है भारत के टोटल एनर्जी मिक्स में वो बढ़ रहा है, लेकिन उसमें यह भी कहा गया है कि अभी जितना काम किया जा चुका है दैट इज़ नॉट इनफ, नॉट सफिशिएंट, और ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। तो इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट में ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। है ना, जस्ट जस्ट वेट अ मिनट।
तो इस वाले आर्टिकल में बात की गई है अबाउट द डिलिमिटेशन एंड विमेंस कोटा, है ना। अब देखो, बात तो वहीं से शुरू होगी जहां हम लोगों ने कल भी आर्टिकल देखा था कि सेंटर हैज़ इंडिकेटेड दैट द मच डिलेड सेंसस, क्योंकि काफ़ी डिले हो गया, 2021 में होना था, वो अब जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकता है अगले साल और 2026 तक पूरा हो सकता है। उसके बाद इस एक्सरसाइज के, यानी कि सेंसस की एक्सरसाइज के दो इम्पॉर्टेंट अपशॉट्स हैं। अपशॉट्स मतलब उसके आगे की चीज़ें जो होंगी उसके कंसिक्वेंस या परिणाम। एक तो होगा कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन और दूसरा होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिजर्वेशन इन इलेक्टेड बॉडीज़ ऑफ विमेन इलेक्टेड बॉडीज़। ठीक है, एक तो वही मैंने आपको बताया कि ये होगा सेंसस होगा, तो उसके बाद कंस्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के मतलब पॉपुलेशन के आधार पर डिलिमिटेशन होगा तो लोकसभा वगैरह की सीट्स बढ़ जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये है कि महिलाओं का जो रिजर्वेशन जो पिछले साल बिल लाया गया है वो भी इम्प्लीमेंट होगा। अब हाउ विल द रोल आउट ऑफ सेंसस इम्पैक्ट दीज टू एक्सरसाइजेस। अब किस तरीके से जो सेंसस का रोल आउट है वो कैसे इन दोनों एक्सरसाइजेस को प्रभावित करेगा, और इसके आगे से मतलब यहाँ से आगे का क्या लीगल रोड मैप रहेगा उसकी यहाँ पर बात की जाएगी। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो द प्रोसेस जो है, सिंस सीनियर गवर्नमेंट सोर्सेज हैव सेड द सेंसस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 2026। ठीक है, तो इनका ये कहना है कि सेंसस की जो प्रक्रिया है वो 2026 तक पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट इज़ होपिंग टू रैप अप द प्रोसेस इन टाइम फॉर द 2029 लोकसभा इलेक्शन। तो इससे ये लगता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अब ये टाइमलाइन सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि इसमें डिलिमिटेशन भी इन्वॉल्व है ना, मतलब 2029 से पहले डिलिमिटेशन भी होना है। डिलिमिटेशन की प्रोसेस आपको पता ही है कि जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज है उनको फिक्स करना या उनको रीड्रॉ करने की जो प्रोसेस है उसको डिलिमिटेशन कहा जाता है, हिंदी में परिसीमन कहते हैं। और इस काम के लिए मतलब डिलिमिटेशन करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है ना। हालांकि भारत में अभी तक आज़ादी के बाद कुल मिला के 7 बार सेंसस हो चुका है, 1951 से लेकर 2011 तक, 1951 से लेकर 2011 तक। लेकिन जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है वो सिर्फ 4 बार हुई है, 1952, 53, 73 और 2002। ठीक है, और इसी को लेकर क्वेश्चन भी इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि भारत में कितने बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है। ठीक है, तो वही ये 4 बार यहाँ पर हो गया। अब जो लास्ट डिलिमिटेशन था, हाउएवर, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंस्टिट्यूएंसीज की जो बाउंड्रीज हैं उनको पॉपुलेशन के आधार पर रीएडजस्ट किया गया था एंड डिड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स विच हैव रिमेन्ड कांस्टेंट सिंस 1976। ठीक है, और डिड नॉट लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सीट्स मतलब उसमें सीटों में कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, सीटें जो है वो 1976 1976 से सेम है, क्योंकि 1976 में संविधान को एक बार अमेंड किया गया था और एक बार 2001 में अमेंड किया गया। ठीक है, लोकेशन एलोकेशन ऑफ सीट्स को रीएडजस्ट करने के लिए। और उसमें ये कहा गया था कि जब तक मतलब 1976 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें कहा गया कि जब तक 2001 के बाद का जो सेंसस नहीं होता है उसका डेटा नहीं आ जाता है तब तक के लिए ये एलोकेशन ऑफ सीट्स जो हैं वो फिक्स रहेंगी, वो रीएडजस्ट नहीं हो सकती। और उसके बाद इस चीज़ को 2001 में फिर से अमेंड करके अगले 25 साल के लिए ऑल एक्सटेंड किया गया और उसमें ये कहा गया कि 2026 के बाद जो पहला सेंसस आता है या आएगा तब तक के लिए ये सीट्स जो हैं वो फिक्स हो गई, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो करेंटली 543 सीटें हैं और सभी राज्यों की अगर हम विधानसभाओं की सीटों को ले लें, उनको गिनती कर लें टोटल, तो 4123 बनती है। ठीक है, अब ये नंबर जो है वो 1971 के सेंसस के हिसाब से हैं लोकसभा के लिए, और स्टेट कंस्टिट्यूएंसीज़ के लिए ये 2001 के सेंसस के हिसाब से है। उस समय देश की आबादी 1971 में 54 करोड़ के आसपास थी, 55 करोड़ के आसपास, और 2001 में अगर हम बात करें तो 103 करोड़ के आसपास।
ठीक है। अब नंबर ऑफ सीट्स जो हैं ये लाइकली टू इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, और सब्सटेंशियली इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो, ये माना जा रहा है कि जब तक ये 2021 का सेंसस इवेंचुअली होगा, क्योंकि 2000 सेंसस तो 2021 का ही है, होगा भले ही 2026 में, है ना। तो जब तक ये सेंसस इवेंचुअली होगा तब तक जो आबादी है वो 1.5 बिलियन के आसपास, मतलब 150 करोड़ के आसपास हो जाएगी। तो इसलिए ये जो नंबर ऑफ सीट्स हैं ये सब्सटेंशियली बढ़ सकती हैं। इसके बाद इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस या संवैधानिक अगर हम बदलावों की बात करें, तो संविधान का जो आर्टिकल 82 है, अनुच्छेद 82, वो कहता है कॉल्स फॉर सच रीएडजस्टमेंट ऑफ बाउंड्रीज आफ्टर ईच सेंसस। ठीक है, उसमें यही कहा गया है कि हर सेंसस के बाद जो है इस तरीके का बाउंड्रीज का एडजस्टमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका जो प्रोविज़न कहता है 82 का वो ये है कि अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, यानी कि हर सेंसस के पूरा होने के बाद, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स and the division of each state into territorial constituencies shall be readjusted by such authority and in such manner as parliament may by law determine। ठीक है, तो उसमें यही कहा गया है कि हर सेंसस के कंप्लीट होने के बाद जो हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा में लोकेशन ऑफ सीट्स है ना, एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और हर राज्य का जो बंटवारा है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, मतलब राज्यों की जो विधानसभाओं की सीट होती हैं, इनको रीएडजस्ट किया जाना चाहिए ऐसी अथॉरिटी के द्वारा और इस तरीके से जैसा पार्लियामेंट बाय लॉ डिटरमाइन करे। ठीक है, तो बेसिकली वो डिलिमिटेशन कमीशन के थ्रू उसको किया जाता है, वही वो अथॉरिटी वहाँ पर है। अब 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसने अमेंड किया आर्टिकल 170 को, और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया until the result of the first census after 2000 were published। ठीक है, इसके बाद 2001 में इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया 25 साल के लिए। अब ये जो डिलिमिटेशन है ये तभी हो सकता है जब फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026 का रिजल्ट पब्लिश होगा, उसके बाद। अब आर्टिकल 170 जो है वो डील करता है लेजिस्लेटिव असेंबली के कंपोजिशन से, एंड कंटेन्स एन एक्सप्लेनेशन टू द प्रोविजन डिफाइनिंग द वर्ड पॉपुलेशन। उसमें ये वर्ड जो पॉपुलेशन है इसको डिफाइन करने वाला प्रोविजन भी दिया है, क्योंकि पॉपुलेशन के आधार पर ही टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड होती हैं। अब इस प्रोविजन में ये लिखा है कि इस क्लॉज में जो एक्सप्रेशन है दैट इज पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज एसर्टेन्ड एट द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड। ठीक है, कि मतलब पिछले सेंसस के लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस के हिसाब से जो पॉपुलेशन है ना, जिस सेंसस का डेटा रेलिवेंट फिगर्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं उसके हिसाब से, प्रोवाइडेड द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर हैव बीन पब्लिश्ड शैल until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published be construed as a reference to 2001 census। यानी कि इसमें यह कहा गया कि 2026 के बाद का जो सेंसस होगा उसका जब तक डेटा पब्लिश नहीं हो जाता, रेलिवेंट फिगर्स नहीं आ जाते, उससे पहले ये जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस की बात कर रहे हैं वो माना जाएगा 2001 का सेंसस, ऐसा उसमें लिखा गया है। अब क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड वेदर 2021 सेंसस जो 2025 में होगा और जिसका डेटा 2026 में पब्लिश होगा, क्या ये रीएडजस्टमेंट जो आर्टिकल 82 के अंतर्गत है, मैंडेटेड है, क्या उसका बेसिस बन सकता है। अब इस प्रोविजन को अमेंड करना होगा टू फैसिलिटेट डिलिमिटेशन बिफोर द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले अगर डिलिमिटेशन करना है तो इस प्रोविजन को अमेंड करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और प्रोविजन जो कि लोकसभा के कंपोजिशन से डील करते हैं आर्टिकल 81, स्टेट असेंबलीज़ के कंपोजिशन से डील करते हैं आर्टिकल 170, और आर्टिकल 55 प्रेसिडेंट के इलेक्शन से डील करते हैं, इनमें भी बदलाव करने होंगे। इसके बाद पॉलिटिकल चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो और भी चैलेंजेस हैं, जैसे कि प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा डिलिमिटेशन के लिए, उसमें उसको लेकर एक आम राय बनाना, एक सहमति बनाना, वो भी एक चैलेंज है। अभी तक जो डिलिमिटेशन एक्ट्स पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, उसमें यह कहा गया है कि रीएडजस्टमेंट जो है वो सेंसस के आधार पर होता है। फिजिकल फीचर्स, एग्जिस्टिंग बाउंड्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स
फैसिलिटीज़ ऑफ कम्युनिकेशन और पब्लिक कन्वीनियंस, इन सब के आधार पर होता है। अब सेम चैलेंज जो जब 2000 ये 1976 1976 और 2001 में जब सेंसस को मतलब ये जो रीएडजस्टमेंट को जब रोका गया था, तो उस समय जो चैलेंजेस थे वो आज भी हैं। सदर्न स्टेट्स जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बेहतर कंट्रोल किया है ना, अगर पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन के आधार पर ही अगर सीट्स जो हैं वो डिवाइड होंगी तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर, है ना। क्योंकि नॉर्थ में पॉपुलेशन ज़्यादा बड़ी है तो नॉर्थ को ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी, ये हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था। और दूसरे यहाँ पर एक और चैलेंज ये है कि बीजेपी का जो नंबर है अभी हाउस में यानी कि लोकसभा में, सदन में, वो इस तरीके के अमेंडमेंट्स करने के लिए वो भी क्रूशियल है। ठीक है, 2014-2019 में बीजेपी के पास जो है वो खुद का मेजोरिटी थी, बहुमत था, लेकिन इस बार पार्टी के पास सिर्फ 240 सीट्स हैं लोकसभा में, और उसको अपने जो एलाइज हैं, जो अपने सहयोगी हैं, दैट इज़ तेलुगु देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, इनको भी साथ लेके चलना होगा ताकि वो लॉ पास करा सके। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के जो मुखिया हैं, दैट इज़ एन चंद्रबाबू नायडू, वो रिसेंटली इस इशू को के लेकर बात कर ही चुके हैं, है ना, जो उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। और उनका यही कहना है कि वो परिवारों को इंसेंटिव देने के बारे में सोच रहे हैं ताकि वो 2 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पैदा कर सकें और उनके राज्यों की जो पॉपुलेशन गिर रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब महिलाओं के रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो पिछले साल सितंबर के महीने में पार्लियामेंट ने अमेंड किया था द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें क्या था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। द क्रूशियल प्रोविजन इन द लॉ मेक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विमेंस रिजर्वेशन कंटिजेंट अपॉन द डिलिमिटेशन प्रोसेस। उसमें एक प्रोविज़न ये था कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, जो ये विमेन रिजर्वेशन या महिला आरक्षण जो लागू होगा, ये डिलिमिटेशन प्रोसेस के बाद होगा। इसका मतलब ये है कि कोटा शैल कम इनटू इफेक्ट आफ्टर एन exercise of delimitation is undertaken for this purpose after the relevant figures for the first census taken after the commencement of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 have been published and shall cease to have effect on the expiration of period of 15 years from the date of such commencement। तो उसमें यही कहा गया कि ये जो महिलाओं का 33% कोटा या आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, ये लागू होगा कि पहले तो इस एक्ट के पास होने के बाद, मतलब इस अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद जो पहला सेंसस होगा, उस सेंसस का जो रेलिवेंट फिगर्स आएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा और उस डिलिमिटेशन के बाद तब जाके ये कोटा या रिजर्वेशन जो है वो लागू होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो कोटा या जो रिजर्वेशन है, ये जब से लागू होगा उसके 15 साल के पीरियड के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो दिस इन इफेक्ट विल बी द 2021 सेंसस that according to the latest indications is likely to be published in तो 2026। मतलब अब ये इसी के आधार पर होगा फिर 2021 की जो सेंसस है, जिसका मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लग रही है कि 2026 में पब्लिश होगा। तो वन ऑफ द रीजंस women reservation did not become a reality in the last 35 years was the fear among male politicians of having to let go of their seats। तो पिछले 35 सालों में महिला रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं हो सका, सच्चाई नहीं बन सका, डिड नॉट बिकम अ रियलिटी। इसके पीछे जो कारण था, एक कारण ये था कि जो मेल पॉलिटिशियंस हैं, जो पुरुष राजनेता हैं, उनका ये डर था कि उनकी सीट जो है वो छिन जाएगी। अब 33% रिजर्वेशन, अगर करंट हम 543 लोकसभा सीट्स की बात करें तो इसका मतलब है कि सिर्फ 182 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रहेंगी और पुरुषों के लिए 363 सीट्स रहेंगी। और करंट लोकसभा में अगर हम बात करें तो 467 में है। तो डिलिमिटेशन का मतलब ये है, तो डिलिमिटेशन से फ़ायदा क्या होगा कि जो करंट ग्रुप ऑफ मेल पॉलिटिशियंस है उनका पॉलिटिकल फॉर्च्यून जो है वो बच जाएगा, क्योंकि उनको इतनी सीट्स मिलेंगी कि वो एडजस्ट वहाँ पर हो सकते हैं। जैसे देखो, अगर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के परिणाम स्वरूप अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ जो है वो 770 तक पहुँच जाती है, जैसा कुछ कैलकुलेशन सजेस्ट कर रहे हैं, तो 257 सीट्स मतलब 770 अगर होती है तो 257 सीट जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएगी और जो बाकी 513 हैं वो पुरुषों के लिए होंगी लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन से डील नहीं करना पड़ेगा अपने ये जो मेल लीडर्स हैं इनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को एकोमोडेट करने के लिए।
क्योंकि इतनी सीटें तो हैं, वो चुनाव इतने में लड़ सकते हैं। अगर अभी इसको लागू कर दिया जाए तो सीटें कम हो जाती, तो फिर वहाँ पर वही माथापच्ची कि कौन चुनाव लड़े कौन ना लड़े, है ना, क्योंकि सीटें कम हो जाती। तो अब यहाँ पर बढ़ जाएंगी तो कोई दिक्कत भी नहीं है। तो क्लियर है, इस आर्टिकल को भी आप लोग पॉलिटी में लेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल बात कर रहा है धनवंतरीज रेलिवेंस टू धनतेरस एंड आयुर्वेदा डे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के दिन कई सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्च किए, लगभग 12,800 करोड़ के, है ना, जो कि एक नेशनल आयुर्वेदा डे भी है और फेस्टिवल ऑफ धनतेरस भी है। कल के डेट की बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा डे जो है वो धन्वंतरी की जयंती के दिन मनाया जाता है, जिसको माना जाता है कि वो धन्वंतरी का बर्थ एनिवर्सरी है, विच इज़ हु इज़ एन हेवनली फिजिशियन। ठीक है, ये हेवनली फिजिशियन है और पुराने गॉड हैं आयुर्वेद के, जिनको कभी कभार ये भी माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। आयुर्वेदा और आयुर्वेदा डे की अगर बात करें तो आयुर्वेदा एक ऐसा एंशिएंट सिस्टम है मेडिसिन का जो होलिस्टिक वेलबींग के ऊपर फोकस रखता है। गवर्नमेंट ने नेशनल आयुर्वेदा या एनुअल आयुर्वेदा डे का सेलिब्रेशन 2016 में शुरू किया, ताकि आयुर्वेदा को लेकर अवेयरनेस या जागरूकता जो है वो फैलाई जा सके, और जिसको डिस्क्राइब किया गया एज द ऑल एनकम्पासिंग नॉलेज ऑफ लाइफ। मतलब ये एक ऐसी नॉलेज ऑफ लाइफ है जो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। 2024 का जो आयुर्वेदा डे है उसकी जो थीम है दैट इज़ आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, और 4 एरियाज़ के ऊपर ये फोकस करता है: महिलाओं की सेहत, वर्क प्लेस वेलनेस, स्कूल वेलनेस प्रोग्राम्स एंड फूड इनोवेशन। ठीक है, इंडिया में जो आयुर्वेदा की नॉलेज है वो माना जाता है कि धन्वंतरी से ही आती है, द डिवाइन फिजिशियन, जिन्होंने ये नॉलेज रिसीव की लॉर्ड ब्रह्मा से। ठीक है, ऐसा माना जाता है। आयुर्वेदा डे जो है वो ऑनर करता है लॉर्ड धन्वंतरी के कंट्रीब्यूशन को, एमिंग टू रेज अवेयरनेस अबाउट आयुर्वेदास फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, हीलिंग प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल अप्रोचेस। तो बेसिकली उसका जो मेन एम है वो यही है कि आयुर्वेदा के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, जो उसकी हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो लाइफस्टाइल अप्रोच है उसके प्रति अवेयरनेस पैदा करना। अब जो नेशनल मेडिकल काउंसिल नेशनल मेडिकल कमीशन है, दैट इज़ एनएमसी, उसका जो लोगो है, और एनएमसी बेसिकली क्या है, जो मेडिकल एजुकेशन होती है ना भारत में, उसका ये स्टैट्यूटरी रेगुलेटर है। तो उसका जो लोगो है उसमें भी धन्वंतरी की कलरफुल इमेज है। धन्वंतरी और धनतेरस की अगर हम बात करें तो धन्वंतरी इज़ ऑफन डिपिक्टेड विथ 4 हैंड्स, 4 हैंड्स के साथ, 4 हाथ के साथ इनको दिखाया जाता है, जिसमें से एक में अमृत का एक पॉट है, एक मटका सा है, एक डिस्कस है, एक घूमने वाला एक चक्र है, एक कॉन्च है, कॉन्च मतलब शंख जो होती है, शंख है, और एक हाथ में लीच है। लीच बेसिकली वो एनिमल जो ब्लड सकिंग एनिमल होता है, ठीक है, लीच, जिसको आप हिंदी में जॉक भी बोलते हैं, वो इनके हाथ में है। समटाइम्स अमृत और कॉन्च के साथ बाकी 2 हाथों में स्क्रिप्चर्स और हर्ब्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरीके की इमेज है। आई होप आपको यहाँ पर दिख रही है कि एक हाथ में डिस्कस दिख रहा है, एक हाथ में आपको ये शंख कॉन्च दिखाई दे रहा है, इस हाथ में आपको ये दिखाई दे रहा है मटका, ठीक है, पॉट ऑफ अमृत। यहाँ पर चौथा हाथ बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट दैट इज़ होल्डिंग अ लीच। इसके बाद विष्णु पुराण के अनुसार धन्वंतरी जो है दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग द समुद्र मंथन। ठीक है, जो समुद्र मंथन हुआ था, दैट इज़ द चर्निंग ऑफ ओशन ऑफ मिल्क बियरिंग अमृत, है ना, द नेक्टर ऑफ इमॉर्टेलिटी, उसके दौरान धन्वंतरी जो है वो इमर्ज हुए थे। द देव और असुर जो हैं उन्होंने एक अलायंस बनाए थे टू ऑब्टेन अमृत टुगेदर। ठीक है, जिसको वो साथ में शेयर करने वाले थे। ओशन को चर्न किया गया यूजिंग द माउंटेन मंदार एज द रॉड एंड सरपेंट वासुकी एज द चर्निंग रोप। ठीक है, तो सबसे पहले समुद्र मंथन के दौरान जो निकले दैट वाज धन्वंतरी, उसके बाद निकलती हैं गॉडेस लक्ष्मी। ठीक है, जो अपने अपीयरेंस की वजह से उन्होंने भगवान विष्णु से विवाह करने का सोचा, और इसीलिए धनतेरस के दिन दोनों ही, दैट इज़ धन्वंतरी का भी और जो लक्ष्मी है, दोनों की पूजा की जाती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, और सब कुछ अच्छा हो उसके लिए। साथ ही साथ कुबेर, कुबेर कौन है, जो गॉड्स हैं, जो भगवान हैं, उनके खजांची कह सकते हैं, ट्रेजरर। ठीक है, ये जो हैं इनको भी धनतेरस के दिन इनकी भी पूजा की जाती है। और कुछ कुछ ऐसी भी कथाएं हैं जिसमें ये कहा गया है
कि धन्वंतरी जो है वो अर्थ पर एज अ दीवोदास के रूप में अपीयर हुए, दैट इज़ द किंग ऑफ काशी, और पास्ड ऑन द नॉलेज ऑफ आयुर्वेद, और इन्होंने वहाँ पर आयुर्वेद की नॉलेज जो है वो बांटी जो इनको लॉर्ड ब्रह्मा से मिली थी। कुछ सेजेस थे वहाँ पर, कुछ साधु संत थे, उनको इन्होंने अपना नॉलेज बांटा, और उसमें से एक थे सुश्रुत। ठीक है, ये भी आपने सुने होंगे सुश्रुत इनका नाम। ये एक बहुत फेमस सर्जन हुआ करते थे, है ना, एंशिएंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इनको भी नॉलेज बांटा, मतलब जिन सेजेस वो नॉलेज बांटा उनमें से एक ये भी थे। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा कल्चर वाला आर्टिकल टाइप हो सकता है, तो आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। लास्ट आर्टिकल है, व्हाट इज़ द यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज दैट इज़राइल हैज़ बैंड। इसराइल की पार्लियामेंट ने मंडे के दिन, यानी कि 2 दिन पहले, 2 बिल पास किए हैं, और वो बिल हैं यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज। इनको बैन कर दिया है फ्रॉम ऑपरेटिंग इन इसराइल एंड द पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, कि ये इसराइल में और पैलेस्तीन की जो टेरिटरीज़ हैं वहाँ पर ये ऑपरेट नहीं करेंगे। अब ये जो जेनेट है, जेनेट बेसिकली वहाँ की पार्लियामेंट है, दैट इज़ इसराइल की, इसने वोट किया है टू डेजिग्नेट UNRWA या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने कहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और इस एजेंसी के साथ अपने सारे के सारे जो भी संबंध हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। अब द वोट कुड रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द ऑलरेडी फ्रेजाइल एड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म इन गाज़ा। गाज़ा में वैसे ही जो एड पहुंचाई जा रही है वो वैसे ही बहुत कमज़ोर स्थिति में है। ठीक है, तो इससे ये और ज़्यादा स्थिति ख़राब हो सकती है, जहाँ पर लगभग 2 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो विस्थापित हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, और वहाँ पर फूड, वाटर और मेडिसिन जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है। अब ये UNRW क्या है और इसका क्या रोल है? तो UNRW जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में टू प्रोवाइड एड टू अबाउट 7 लाख पैलेस्टीनियंस हु वर फोर्स्ड टू लीव देयर होम्स ड्यूरिंग द 1948 अरब इजरायली वॉर। 1948 में, 1948 में जो एक अरब इजरायली वॉर हुई थी, उसके बाद जो लगभग 7 लाख के आसपास लोग जो हैं वो मजबूर हुए थे अपने घरों को छोड़ने के लिए, तो उनको सहायता देने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, अब UNRWA ने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो शुरू किए 1 मई 1950 से। ये गाज़ा में ऑपरेट करता है, और जो इजरायली ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक है वहाँ पर, लेबनान में, सीरिया में, जॉर्डन में, जहाँ पर भी पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ जो हैं वो उन्होंने शरण ली हुई है, वहाँ पर ये ऑपरेट करता है। UNRW की वेबसाइट के अनुसार ये एजुकेशन, हेल्थ, रिलीफ और सोशल सर्विसेज, माइक्रो फाइनेंस और इमरजेंसी असिस्टेंट के प्रोग्राम चलाता है इनसाइड एंड आउटसाइड द रिफ्यूजी कैंप्स इन दीज एरियाज़। एन एस्टिमेट ये है कि लगभग 5.9 मिलियन पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़, जिनमें से ज़्यादातर ओरिजिनल रिफ्यूजीज़ के डिसेंडेंट्स हैं, वो अभी भी इसकी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी जो है ये फ़ंड कहाँ से होती है? इसको जनरली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है कुछ डोनर स्टेट से, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, और इसको कुछ लिमिटेड सब्सिडी UN से भी मिलती है, जिसका यूज़ ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के लिए करता है। UNRWA एम्प्लॉय करता है लगभग 30,000 पैलेस्टीनियंस को। 200 में से ज़्यादातर स्टाफ जो है वो इसका पिछले साल जो इजरायली अटैक हुआ है वो उसमें मारा गया है। अब इसराइल ने इसके अगेंस्ट एक्ट क्यों किया है? इसराइल जो है वो कई दशकों से ये आर्ग्यू कर रहा है कि UNRW का जो रोल है वो ऑब्सोलीट हो चुका है। ऑब्सोलीट मतलब आज की डेट में वो काम का नहीं है, और इसका जो वर्क है पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज़ को सहायता देना या उनके डिसेंडेंट को सहायता देना, ये पीस सेटलमेंट में एक बाधा बन रहा है, एक इम्पेडिमेंट बन रहा है। हालांकि क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने इसराइल के खुद के एक्शंस को ब्लेम किया है, सच एज नॉट मीनिंगफुली रिकॉग्नाइजिंग द फाउंडेशन ऑफ अ पैलेस्टीनियन स्टेट, कि पैलेस्टीनियन स्टेट की जो फाउंडेशन है उसको ये फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं करता, और इसकी वजह से इसने जो ये लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब काफ़ी लंबे समय से जो टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट चल रहा है वो इसराइल की वजह से चल रहा है। इसराइल जो है उसने UNRW के कुछ 13,000 एम्प्लॉयज़ को लेकर एक्यूज़, मतलब उनके ऊपर आरोप लगाया है कि उन्होंने जो ये 7 अक्टूबर 2023 का अटैक हुआ था, है ना, इसराइल के ऊपर हमास के द्वारा, जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुआ, तो वो लोग भी इसमें शामिल थे, ऐसा उसका कहना है। अब ये जो 2 बिल्स हैं जो इसराइल ने पास किए हैं, इसमें क्या है?
इनमें से एक बिल जो है वो बार करता है यूएनआरडब्ल्यू को कि वो अपना कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ऑपरेट नहीं कर सकता, अपनी कोई भी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता, कोई एक्टिविटी कंडक्ट नहीं कर सकता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन इजराइल सॉवरेन टेरिटरी। ठीक, साथ ही साथ सेकंड बिल जो है वो कट करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और यूएनआरडब्ल्यू के बीच के सभी संबंधों को एंड टेक्स अवे द लीगल इम्यूनिटीज़ ऑफ द एजेंसीज स्टाफ। इस एजेंसी के स्टाफ की जो भी लीगल इम्यूनिटी है उनको भी छीन लिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। टुगेदर ये बिल्स जो हैं दे आर लाइकली टू स्टॉप यूएनआरडब्ल्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग इन गाज़ा। ठीक है, तो ये दोनों बिल जो हैं ये कुल मिला के इससे होगा क्या कि यूएनआरडब्ल्यू जो है वो गाज़ा में और वेस्ट बैंक में ऑपरेट करना बंद कर देगा एज इज़राइल कंट्रोल्स एक्सेस टू बोथ दीज पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, क्योंकि ये दोनों जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं इनके ऊपर कंट्रोल किसका है, इज़राइल का। एंड दे कुड ऑल्सो फोर्स द एजेंसी टू रीलोकेट इट हेडक्वार्टर फ्रॉम ईस्ट जेरूसलम, और ये इस एजेंसी को फोर्स भी कर सकते हैं कि वो अपना जो हेडक्वार्टर है उसको ईस्ट जेरूसलम से भी रीलोकेट कर लें। अब इन मेजर्स का, इन कदमों का क्या इम्पैक्ट होगा, तो इन बिल्स के जो ज़्यादातर प्रोविजंस हैं वो लगभग 3 महीने के बाद लागू होंगे। और जब से ये वॉर शुरू हुआ है तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ गाज़ास 2 मिलियन पीपल हैव बीन रिलायंट ऑन यूएनआरडब्ल्यूए फॉर बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग फूड, वाटर एंड हाइजीन सप्लाईज। तो ये सारी चीज़ें इनको यही प्रोवाइड कर रहे हैं अभी तक गाज़ा के लोगों को, है ना। 2 मिलियन के आसपास, 20 लाख लोगों के आसपास हैं, उनको यही प्रोवाइड कर रहे हैं। पैलेस्टीनियन का जो रेड क्रिसेंट है उसके साथ साथ यूएनआरडब्ल्यू जो है वो सभी यूएन एड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वहाँ पर संभाल रहा है। यूएन एजेंसी ने रिसेंटली हेल्प किया है इन इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन। ठीक है, गाज़ा में उन्होंने एक पोलियो वैक्सीनेशन कैंपेन भी चलाया था टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस वायरस दैट कैन कॉज पैरालिसिस फ्रॉम स्प्रेडिंग, कि अगर ये बहुत ज़्यादा फैलता है तो फिर इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस तरीके के काम ये लोग कर रहे हैं। बट अब कई सारे ऐसे रिफ्यूजी कैंप्स में ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, 90 से ज़्यादा स्कूल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, ये सेवरल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बट वही बात है कि अब इज़राइल चाहता नहीं कि ऐसा हो, तो इसलिए अब यहाँ से आगे को ये हो सकता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इज़राइल में तो नहीं करेगा, और साथ ही साथ जो इज़राइल ऑक्यूपाइड टेरिटरीज़ हैं, है ना, पैलेस्तीन की टेरिटरीज़ हैं वेस्ट बैंक में, गाज़ा में, वहाँ भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आप लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में ले सकते हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ है। ठीक है, चलिए, तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस आज करने थे। बाकी मैं जाने से पहले आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप 2025 के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सी सेट ओनली एट 849 रुपीज़, जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स ओनली एट 699, ओनली जनरल स्टडीज़ 449, सिर्फ करंट अफेयर्स 299 और ओनली सी सेट 249। ठीक है, दिस इज़ 299 249। तो आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो एनरोल करें। ये सारे के सारे आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। और किसी को लेकर भी कोई डाउट या कोई आपके मन में अगर शक है, कोई सवाल है, तो यहाँ पर जो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोज़ डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशन से किसी भी तरीके की आपको अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश सभी लोग करें, सो दैट कि थोड़ा बहुत फ़ायदा हमारा भी हो, मतलब हमें थोड़ा बहुत हेल्प होगी और आप लोगों को फ़ायदा ये होगा कि लंबे समय तक आप लोग इन सेशंस को इसी तरीके से यूट्यूब पर देख पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको आज का आर्टिकल पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, और इस QR कोड को स्कैन करके भी कर सकते हैं ज्वाइन। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की हाइना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।